Yesterday we were talking about the planets. और planet में भी हम लोगों ने सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न के बारे में थोड़ा देखा था. Now we'll talk something about राहु and केतु also. राहु केतु जैसा आप जानते हैं, these are not the planets. These are basically the point of intersection of ecliptic and the orbit of moon. Or जो they are known by the ascending node, that is Rahu, and the descending node is known as a Ketu. और हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको बहुत कंसिडर करते हैं because we have observed that these planets also influence our affairs. अगर हम माइथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब अमृत कलश निकला तो अमृत को पीने के लिए देवताएं बैठे हुए थे और धोखे से बीच में एक राक्षस भी बैठ गया और राक्षस ने भी अमृत पी लिया. और जैसे ही अमृत पिया देवताओं को पता लग गया और उसको उन्होंने जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया विष्णु भगवान ने. और अपर पोर्शन को हम राहु कहते हैं एंड द लोअर पोर्शन इज नोन एज ए केतु. नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लैनेट्स. जो अपर पोर्शन है जिसको हमने राहु कहा, हम कहते हैं कि उसने अमृत पी लिया था और जिसने अमृत पी लिया हो तो that person becomes a god actually. He get all the capabilities what God can do. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अपर पोर्शन है या जो राहु है उसने अमृत पी लिया था. तो अमृत पीने के कारण जो कैपेबिलिटी होती हैं एक पर्टिकुलर इंसान में, वो कैपेबिलिटी सारी राहु के अंदर है. और केतु क्या है? केतु इज ए लोअर पोर्शन जिसके पास कुछ नहीं है. इट्स ए यूजलेस प्लैनेट. इट हैज नो कैपेबिलिटी. राहु के पास कैपेबिलिटी है अच्छा बुरा करने की, लेकिन केतु के पास कोई अच्छा करने की कैपेबिलिटी नहीं है. और क्योंकि राहु ने कहा कि अमृत पी लिया था तो इट्स लाइक ए गॉड, इट्स लाइक ए गुरु. और जो जुपिटर कर सकता है वो ही हमारी लाइफ के लिए राहु भी कर सकता है. तो आप देखते हैं कि जब राहु का पीरियड चलता है तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत खराब होता है. क्योंकि राहु अमृतपान की वजह से it got all the capabilities what the Jupiter can do, the same thing Rahu can also do. But राहु जैसे हम लोगों ने कहा कि इसे बेसिकली मेलिफिक प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है, तो इसलिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. लेकिन अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहाँ तक कैपेबिलिटी का सवाल है कि जो कैपेबिलिटी जुपिटर के अंदर है वही कैपेबिलिटी राहु के अंदर भी है. और केतु जैसा मैंने कहा कि कोई आपको मटेरियल गेन नहीं दे सकता. केतु की जब दशा आती है तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि बहुत खराब दशा होती है, हमें कोई मटेरियल गेन नहीं होता, लाइफ में सारी तरक्की रुक जाती है हमारी. और हमने जो है एस्ट्रोलॉजी में can't give you any material gain, but we call it the planet of moksha or a spiritual planet. तो इसको हमने spiritual planet का दर्जा दिया. इसका अर्थ ये होता है कि जब केतु की दशा है, don't expect anything. Only thing is कि if you are involved in the spiritual or the religious activities, then it will be okay for you. But when you start expecting during the dasha of Ketu, then it may be a bad period also. तो ये 9 प्लैनेट के बारे में हमने बात की और 12 राशियों के बारे में बात की. हर राशि का एक प्लैनेट उसका लॉर्ड होता है. हर राशि का एक प्लैनेट लॉर्ड होता है, स्वामी कहते हैं हम उसको. और या उस राशि के ऊपर लॉर्डशिप होती है उस प्लैनेट की. और हर राशियों का लॉर्ड है वो अलग अलग है. और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन की जो 2 राशियां हैं एरीज एंड स्कॉर्पियो, नंबर 1 एंड नंबर 8, ये 2 राशियां हैं एरीज एंड स्कॉर्पियो. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय साइन नंबर 1 एंड साइन नंबर 8. तो इन 2 राशियों का जो लॉर्ड है दैट इज प्लैनेट मार्स. हम कहेंगे कि द प्लैनेट मार्स हैज द लॉर्डशिप ऑफ 2 signs of the zodiac,
one is Aries and another is the Scorpio. इसी तरह से जब हम सेकंड राशि में जाते हैं टॉरस साइन में, और टॉरस एंड लिब्रा, Taurus and Libra, and these are Rashi number 2 and Rashi number 7. So Venus has the lordship on these two Rashis. One is the Taurus and another is the Libra. Then we move ahead, that is third Rashi. Third Rashi, you know, is a Gemini sign. And third and the sixth Rashi is the Virgo sign. And Mercury, the planet Mercury, has the lordship of these two signs, Gemini as well as Virgo sign. Then Moon has the lordship of only one Rashi, one sign, which is Cancer sign, or you can say sign number 4. Similarly, Sun has the lordship of only one sign, which is Leo sign, or sign number 5. So like this, you have seen that Mars is a lord of sign number 1 and the 8 sign. Venus is the lord of sign number 2 and 7. Mercury is the lord of sign number 3 and 6. Moon is the lord of sign number 4. And Sun is the lord of sign number 5. Similarly, when we go to other side, that is sign number 9 and 12. That is Sagittarius and the Pisces sign number 9 and 12. Jupiter has the lordship of these two Rashis, sign number 9 and sign number 12, which are Sagittarius sign and the Pisces sign. Then we are left with the Capricorn and the Aquarius sign number 10 and 11. And Saturn has the lordship on these two signs. So Saturn is the lord of Capricorn as well as the Aquarius sign. Jupiter is the lord of Sagittarius and the Pisces sign. तो हर राशि का एक प्लैनेट स्वामी है या उसका लॉर्ड है, और ये सब चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी when we will describe the characteristics of these signs. कि साइन का लॉर्ड क्या है और उनकी जो अपनी characteristics क्या होती हैं. So all characteristics will depend on all these factors. अब जब हम कहते हैं कि आपकी जन्म राशि क्या है, आपकी जन्म राशि क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मेरी राशि क्या है, मेरी राशि क्या है. और उसका अर्थ हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही होता है कि जब मून, आपका चंद्रमा प्लैनेट, जिस राशि में होता है बर्थ के टाइम, जिस साइन में है बर्थ के टाइम, वो आपकी जन्म राशि होती है. मान लीजिए कि मून इज प्लेस्ड इन साइन नंबर 5 एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट यू कैन सी फ्रॉम योर हॉरोस्कोप आल्सो. तो ये लियो इज योर जन्म राशि और द बर्थ साइन. अगर मून साइन नंबर 9 में प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, देन यू विल से दैट सैजिटेरियस इज योर जन्म राशि और द बर्थ साइन. तो इस तरह से जो मून बर्थ के समय जिस राशि में प्लेस्ड होता है, जिस साइन में प्लेस्ड होता है, वो आपकी जन्म राशि बन जाती है. So this was about signs and the planets. Now we move further, and you might have heard about the nakshatras. We talk about nakshatras also in astrology. ये नक्षत्र क्या है? जैसे हमने जोडियक को, जो 360 डिग्री था हमारा जोडियक एक कंप्लीट सर्कल, उसको हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो we got 12 signs of 30 degree each. 12 signs of 30 degree each, and we call them the signs of the zodiac या जोडियक की राशियां. इसी तरह से अगर हम जोडियक को, मतलब 360 डिग्री को 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, if you divide 360 degree by 27, or if we divide the zodiac into 27 equal parts, then these parts are known by the name nakshatra, or in English we call it constellations. नक्षत्र बोलेंगे या इनको हम constellations बोलेंगे. और अगर आप देखिए कि अगर 360 डिग्री को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे, how much we get? We get 13 degree and 20 minutes. 13 degree and 20 minutes. तो हर नक्षत्र, जो 27 नक्षत्रों की हमने बात की, हर नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, whereas each sign is of 30 degree.
Each sign is of 30 degree, whereas each nakshatra or the constellation is of 13 degree and 20 minutes. अब जो 27 नक्षत्र हैं, we will just see the names of those nakshatras also, कि कौन कौन से नक्षत्र हैं. These are the names of 27 nakshatras, and we start from the first one, that is known as Ashwini. और जैसे मैंने कहा कि each nakshatra is of 13 degree and 20 minutes. It means the portion of the zodiac from 0 to 13 degree 20 minutes. Portion of the zodiac from 0 degree to 13 degree 20 minutes is known by the first nakshatra, whose name is Ashwini. उसके बाद आगे चलेंगे from 13 degree 20 minutes to 26 degree 40 minutes. So that will be the second nakshatra, which is known by the name Bharani. Bharani. Then we move from 2640 to 40 degree, and that nakshatra is known by the name Kritika. Kritika. Then the fourth nakshatra is Rohini, fifth is Mrakshira, sixth is Adra, seventh is Punarvasu, eighth is Push, and ninth is Aslesha. Is known by the name Aslesha. तो ये जो 9 नक्षत्र हैं, these 9 nakshatras, they will cover how many rashis? They cover the first 4 signs of the zodiac, that is from 0 to 120 degree portion of the zodiac. ये जो 9 राशियां हैं, 9 नक्षत्र हैं हमारे, ये नक्षत्र पहली 4 राशियों को कवर करते हैं, एरीज से लेके कैंसर तक. ये आप कह सकते हैं कि जहां तक जोडियक का सवाल है, from 0 degree to 120 degree of the zodiac. उसके बाद we go to the 5th sign, और उसमें जो पहला नक्षत्र होता है वो मघा उसका नाम है. Second is पूर्व फागुनी, third is उत्तर फागुनी, then हस्त, then चित्रा, then स्वाति, then विशाखा, then अनुराधा, then ज्येष्ठा. So this set of 9 nakshatra, they cover the next 4 signs of the zodiac, that is from 120 degree to 240 degree of the zodiac. And as for the rashis are concerned, they are from Leo to Scorpio sign. तो ये जो अगली 4 राशियां हैं, उसमें ये 9 नक्षत्र आते हैं: मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. Then we go to the 9th sign of the zodiac, Sagittarius sign. उसमें पहला नक्षत्र मूला, इसको हम बोलते हैं. Second is पूर्व आषाढ़ा, third is उत्तर आषाढ़ा, then श्रावण, then धनिष्ठा, then सतविशा, then पूर्व भाद्रपद, then उत्तर भाद्रपद, and then रेवती. तो ये जो 9 नक्षत्रों का सेट है, ये कवर करता है हमारी सेजिटेरियस से लेकर पाइसेस साइन को. तो ये जो 9 नक्षत्रों के सेट हैं, each covers 4 signs of the zodiac. Each covers 4 signs of the zodiac. और जैसे कि राशियों के लॉर्ड होते हैं, उसी तरह से नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं कोई ना कोई प्लैनेट. और ये जो फर्स्ट नक्षत्र ऑफ ईच सेट, that is Ashwini, Magha and Mula. First nakshatra of each set, that is Ashwini, Magha and Mula, it has a lordship of Ketu. All these 3 nakshatras, they have Ketu as their lord. इन तीनों नक्षत्रों का जो एक ही स्वामी है वो है केतु. फिर जो second nakshatra of each set, that is Bharani, Purva Faguni and Purva Ashada, इनका lord है Venus, शुक्र. Then third nakshatra of each set, Kritika, Uttar Faguni, Uttar Ashada, इनका lord है sun या सूर्य. Then fourth nakshatra of each set, that is Rohini, Hast and Shravan, इन तीनों का lord एक ही planet है, that is moon. Then Mrakshira, Chitra and Dhanistha, these 3 nakshatra has a lordship of Mangal, Mars. Then Adra, Swati, Satvisha, इन तीनों का लॉर्ड राहु होता है. और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद,
इन 3 नक्षत्रों का लॉर्ड है जुपिटर या गुरु. देन पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, these 3 nakshatra have a lordship of Saturn, Shani, and Aslesha, Jyeshtha and Revati, these 3 nakshatra have a lordship of Mercury. Now there are certain questions about these nakshatras. पहली चीज तो यह है कि जैसा मैंने कहा कि एक राशि is of 30 degree and each nakshatra is of 13 degree and 20 minutes. It means one राशि will have how many nakshatras? एक राशि में कितने नक्षत्र होने चाहिए? राशि हमारी 30 डिग्री की हुई, नक्षत्र हुआ 13 degree and 20 minutes. So it means one राशि should have how many nakshatras? हम क्या करते हैं कि जो नक्षत्र हैं 13 डिग्री 20 मिनट का, each nakshatra is of 13 degree 20 minutes and each nakshatra has 4 parts. इसको हम 4 पद बोलते हैं नक्षत्रों के. अगर हम हर नक्षत्र को 4 equal parts में divide करें तो we get the 4 pada of nakshatra, and when we divide 13 degree 20 minutes by 4 we get 3 degree and 20 minutes. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट्स का, उसके 4 पद होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हर जो पद होता है वो 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स का होता है. और जैसा मैंने कहा कि जब बर्थ के टाइम मून जिस राशि में होता है वो आपकी जन्म राशि बन जाती है. इसी तरह से बर्थ के टाइम मून जिस नक्षत्र में होता है, बर्थ के टाइम मून जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है. उसको हम कहते हैं योर बर्थ नक्षत्र. मून जिस राशि में है वो आपका जन्म राशि है और मून जिस नक्षत्र में है बर्थ के टाइम वो आपका जन्म नक्षत्र है. तो हम बात कर रहे थे कि एक राशि इज ऑफ 30 डिग्री एंड वन नक्षत्र इज ऑफ 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स. It means how many nakshatra will be there in one rashi, and if you just calculate, you'll find that each rashi has 2 1/4 nakshatra. 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और एक उसका पद, 1/4 of that nakshatra. तो हर राशि में 2.25 या 2 1/4 नक्षत्र होते हैं, because each rashi is of 30 degree whereas the nakshatra is of 13 degree and 20 minutes. अब इन नक्षत्रों के बारे में you might have seen that whenever the birth takes in a family, we immediately rush to an astrologer. क्या पूछने के लिए हम जाते हैं उससे? We rush to the astrologer to find out कि जल्दी से पूछ के आओ कि बर्थ जो है गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ है. बर्थ जो है गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ है. And this everyone does. Whenever there is a birth in the family, we immediately rush to the astrologer to find out whether the birth has taken place in the Gandmul Nakshatra. So we have to you should understand, because now we have joined this class, so people will keep on asking from you also. So you should know what is Gandmul Nakshatra, and if birth takes place in the Gandmul Nakshatra, what will be the effect of that? तो जहां तक गणमूल नक्षत्रों का सवाल है, if you consider the first and the last nakshatra of each set, that is Ashwini, Aslesha, Magha, Jyeshtha, Mula and Revati. You consider only the first and the last nakshatra of each set. और तो आपको 6 नक्षत्र मिले, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती. तो ये 6 नक्षत्रों को हमने गंडमूल नक्षत्र कहा. 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब बर्थ हुआ किसी भी बच्चे का, तो अगर मून बर्थ के टाइम इसमें से किसी भी नक्षत्र में होगा तो हम कहेंगे द बर्थ हैज टेकन प्लेस इन द गंडमूल नक्षत्र. तो बर्थ जो है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ. And question is कि why the people are so concerned about this, कि गंडमूल नक्षत्र में हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अशुभ होगा. तो इसके बारे में कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म
गणमूल नक्षत्र में होता है तो बर्थ के टाइम फादर सफर्स, फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और पहले ये कहा जाता था कि अगर बर्थ ज्येष्ठा या मूला इन नक्षत्रों में होता है, that was disastrous for the father, used to be disastrous for the father। और ये प्रथा थी कि अगर बच्चे का जन्म ज्येष्ठा या मूला में होता था तो either this two son and the father, they never used to see each other for number of years। Either father used to move from that house or either this child used to move from that house। एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, वो इतना उसको नुकसानदायक समझा जाता था फादर के लिए कि इमीडिएटली फादर और द चाइल्ड विल हैव टू लीव द हाउस, दोनों में से। और इट यूज्ड टू कंटिन्यू फॉर नंबर ऑफ इयर्स, 7-8 इयर्स तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। तो ये इतना हार्मफुल माना गया था कि अगर बर्थ ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र में होता है तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है फादर के लिए, और इसीलिए कहा जाता था उस टाइम कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, फादर एंड द सन को। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो 6 नक्षत्र हैं, और मैंने कहा कि हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, और ये पूरे के पूरे नक्षत्र खराब नहीं होते, पूरे के पूरे नक्षत्र खराब नहीं होते हैं, बल्कि जो एग्जैक्टली जॉइनिंग पॉइंट है of 4 rashis, that is 0 to 120 degree, then 120 to 240 degree and 240 to 360 degree। तो ये जो 120 डिग्री ईच का जो पोर्शन है उसके जो एग्जैक्टली जॉइनिंग पॉइंट है, जॉइनिंग पॉइंट क्या हुआ, अगर हम कहें कि अश्लेषा और मघा, मैंने कहा यहाँ पर कैंसर राशि खत्म होती है और यहाँ पर लियो साइन शुरू होता है, तो जॉइनिंग पॉइंट क्या हुआ, अश्लेषा का लास्ट पद, मैंने कहा एक नक्षत्र को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अश्लेषा का 4th पद और मघा का पहला पद, दैट इज द एग्जैक्ट joining point of these 2 nakshatra, not the entire nakshatra। The last pad of Aslesha and the first pad of Magha will be dangerous for the father, but not the other padas। Similarly, अगर हम यहाँ देखें कि ज्येष्ठा और मूला के बीच में, कि ज्येष्ठा का मतलब यहाँ स्कॉर्पियो साइन खत्म हुआ और यहाँ पर सेजिटेरियस साइन की शुरुआत हुई, तो इन दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या हुआ, ज्येष्ठा का लास्ट पद और यू कैन सी लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ द जोडियक, एंड मूला का फर्स्ट पद, दैट इज फर्स्ट 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स ऑफ दिस नक्षत्र। तो वो जो मैंने कहा कि डिसेस्ट्रस होता है, बहुत डेंजरस होता है, दैट इज दैट पोर्शन, नॉट द एंटायर ज्येष्ठा एंड द मूला। तो नाउ एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन कैलकुलेट कि मून जो है किस डिग्री में है और वो नक्षत्र के, ज्येष्ठा नक्षत्र के लास्ट पद में फॉल करेगा या नहीं करेगा, या मूला नक्षत्र के फर्स्ट पद में फॉल करेगा या नहीं करेगा। अगर करता है तो डेंजरस है, और बाकी अगर 2nd, 3rd, 4th पद है मूला का या इसका ज्येष्ठा का 1st, 2nd, 3rd पद है तो उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर रेवती और अश्विनी की हम बात करें तो क्या होगा, रेवती का ज्वाइनिंग पॉइंट देखिए, रेवती का लास्ट पद और अश्विनी का पहला पद, रेवती का लास्ट पद और अश्विनी का पहला पद। तो अगर मून जो है रेवती के लास्ट पद में है या अश्विनी के पहले पद में है तो हम कहेंगे कि जो है ये गणमूल नक्षत्र है। बट नॉर्मली ये लोग नहीं देखते हैं what this traditional astrologer they see, they will just see that Aswini, Aslesha, Magha, Jyeshtha, Mula या रेवती नक्षत्र में तो मून नहीं है, because they don't have further knowledge also। तो वो आपको सब चीजें बता देते हैं और उसके हिसाब से आपसे सारे काम करवा लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये फादर के लिए पर्टिकुलरली खराब होता है अगर कोई बच्चा गणमूल नक्षत्र में पैदा होता है। और जो अभी हम देखेंगे कि हाउ दिस प्लैनेट्स मूव इन द जोडियक, तो आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस करता है। चंद्रमा जो है उसका मूवमेंट इस तरह से है कि एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस करता है। इसका मतलब 27 नक्षत्र क्रॉस करने में
चंद्रमा विल टेक 27 days. ये सारे नक्षत्र को क्रॉस करने में मून टेक्स 27 days. तो इसका मतलब है कि अगर आपका बर्थ गणमूल नक्षत्र में हुआ है तो आफ्टर 27 days द सेम नक्षत्र विल गेट रिपीटेड. 27 दिन के बाद वही नक्षत्र वापस आएगा. और ये कहा जाता है कि अगर बर्थ गणमूल नक्षत्र में होता है तो जब 27 दिन के बाद जब वही नक्षत्र वापस आता है तब हम उसकी शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं. Exactly after 27 days, because after 27 days the same nakshatra will again come back. Moon will again be in the same nakshatra. तो 27 दिन के बाद उसकी पूजा की जाती है और या हम कहें कि उसकी शांति की जाती है. तो ये पर्पस है, क्योंकि आपसे अब लोग पूछेंगे. तो गणमूल नक्षत्र का जहां तक सवाल है तो ये 6 नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूला एंड रेवती. अगर चंद्रमा बर्थ के टाइम इन नक्षत्र में होता है किसी में से तब आपका जन्म जो है गणमूल नक्षत्र में माना जाता है. और जैसे मैंने कहा कि जो एग्जैक्टली जंक्शन पॉइंट है, you should be concerned about those junction points only, not the entire nakshatra. So only 1/4 of these nakshatra may be harmful, not the other 3/4. So that you can keep it in mind actually. तो ये हमने नक्षत्रों के बारे में बात की और ये जो नक्षत्रों के लॉर्ड हैं, और आप देखेंगे कि these lords are very important because this is the same sequence of our dasha also. When we will see that किस प्लैनेट की दशा चल रही है तो दशाएं भी हमारी इसी सीक्वेंस में होती हैं, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी. तो इसलिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है. किस नक्षत्र का क्या लॉर्ड है वो याद करना जरूरी है. कौन सा नक्षत्र जोडियक के किस पोर्शन को कवर करता है वो भी आपको याद करना जरूरी है. तो ये नक्षत्र हो गए आपके कि 27 नक्षत्र हैं. और ये नक्षत्रों का भी जो कि आजकल हमारी प्रेडिक्शंस हैं बेसिकली दे आर नक्षत्र बेस्ड. तो हमें देखना पड़ता है अल्टीमेटली कि हमारा कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है. प्रेडिक्शन भी हमारी उसी हिसाब से मॉडिफाई होती हैं. तो ये हमारे नक्षत्रों के बारे में हो गया. नाउ लेट्स talk about something about the हमने 9 प्लैनेट की बात की. इसमें से जो प्लैनेट हैं, कुछ प्लैनेट आपके लिए शुभ होते हैं और कुछ प्लैनेट अशुभ होते हैं. Some planets are natural benefic planet, benefic को कहते हैं शुभ, and some planets are natural malefic planets या अशुभ ग्रह. शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह. और हम नेचुरल बेनिफिक और मेलिफिक की बात कर रहे हैं कि दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ दोज प्लैनेट्स. कि किसी के साथ जैसे शुभ प्लैनेट है वो नॉर्मली दे डोंट वांट टू हार्म एनीबॉडी, वो अच्छा ही अच्छा करेंगे तो उनकी आदत है. और जो अशुभ प्लैनेट होते हैं, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, उनका बेसिक नेचर है कि अच्छे भी होंगे तो बट जो प्रॉब्लम क्रिएट करना है वो अपना नेचर नहीं छोड़ेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे. जैसे आप जानते हैं कि जब शनि किसी का बहुत अच्छा होता है और शनि की जब दशा ऑपरेट होती है तो इट गिव्स यू वेरी हाई स्टेटस, बट अलोंग विद द स्टेटस इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो. और जुपिटर की जब दशा होती है, जुपिटर अगर बहुत अच्छा प्लैनेट है तो आपको बिल्कुल एक कीप ऑन मूविंग इन ए सेम ट्रेजेक्टरी, यूनिफॉर्म रेट पर आपका मूव, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज द नेचर ऑफ जुपिटर इज नॉट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम. तो हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट की बात कर रहे हैं जो उनका नेचर है. जैसे हम कहते हैं कोई आदमी बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और अगर कोई आदमी खराब है बाय नेचर तो आपके लिए कुछ भी अच्छा कर रहा हो लेकिन उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करने का, तो उसको उसमें मजा आएगा करने में जो है, तो कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. तो ऐसे ही हमारे planet हैं. Some planets are natural benefic planets, some are natural malefic planets. तो एक बार हम देखते हैं कि कौन से malefic हैं, कौन से benefic planet हैं आपके लिए. तो जो 9 planets हैं उसमें से जो 2 planet हैं जुपिटर एंड
Venus. Jupiter and Venus. So these two planets are known as natural benefic planets. प्राकृतिक तौर पर उनका जो नेचर है वो शुभ करने का है. So that's why they known as natural benefic planet. Jupiter as well as Venus. Jupiter as well as Venus. Hello. And the planets Sun, Mars, Saturn, Rahu and Ketu. Sun, Mars, Saturn, Rahu and Ketu. They are natural malefic planet. उनका नेचर है कुछ ना कुछ अशुभ करने का. और जो नेचुरल मैलिफिक हुए सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु. और जो नेचुरल बेनिफिक हैं दे आर जुपिटर एंड वीनस. नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू प्लैनेट्स. कौन कौन से? मरकरी एंड मून. उसके बारे में हमने बात नहीं की, बाकी प्लैनेट की बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मरकरी. Mercury, when we were discussing about Mercury, we said that Mercury is a prince in the planetary cabinet. Mercury is a child. And as you know, that child doesn't have its own nature. Child का जो स्वभाव होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता. All depends on the company or the association or the environment it gets. जैसी कंपनी मिलेगी, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा एसोसिएशन मिलेगा, वैसे ही बिहेव करने लगता है बच्चा. इसलिए हम बच्चों को बुरी संगति से बचाते हैं कि कहीं बुरे संस्कार ना पड़े. एंड वी ऑलवेज वांट दैट चाइल्ड शुड हैव अ गुड कंपनी आल्सो. कंपनी ऑफ गुड, अच्छे बच्चों की संगति होनी चाहिए. वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है कि अगर मरकरी इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट्स. इफ मरकरी इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप, then it will act as a natural benefic planet. If Mercury is associated with the benefic planets in your horoscope, it will act as a natural benefic planet. And if Mercury is associated with the malefic planets in your horoscope, then it will act as a natural malefic planet. तो जैसी संगति मिलेगी मरकरी को वैसे ही उसका नेचर हो जाएगा. अच्छे प्लैनेट की संगति है तो it gives you good results, और अगर बुरे प्लैनेट का एसोसिएशन है उसके साथ में तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे. तो वही जैसे बच्चा एक बिहेव करता है ऐसे ही मरकरी का बिहेवियर है कि जैसे उसको संगति मिलती है वैसा ही वो बिहेव करने लगता है. Now let's talk about moon. हमारा जो ल्यूनर मंथ है जिसके बेसिस पर हम सारे फेस्टिवल मनाते हैं, हम जानते हैं कि जो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो ड्यूरेशन है, एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक का जो ड्यूरेशन है, वन फुल मून टू अनदर फुल मून, दैट पीरियड इज नोन एज ए वन ल्यूनर मंथ. Lunar month starts from the full moon day and it continues till the next full moon day. And this duration we divide into two parts. One is from Purnima to Amavasya, and the second is Amavasya to Purnima. And the first portion, that is from Purnima to Amavasya, is known by the name Krishna Paksh. Krishna means the moon is getting darker, and from Amavasya to Purnima, that period is known as Shukla Paksh, that is moon is getting brighter. कि कृष्ण पक्ष के दौरान मून का साइज कम होता है, कम होना शुरू हो जाता है, और शुक्ल पक्ष के दौरान मून का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है. और एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक का जो ड्यूरेशन है दैट इज आवर वन लूनर मंथ. और फिर हमने दोनों पक्षों को 15-15 तिथियों में डिवाइड किया. That we will discuss in detail when we discuss about all our calendars that we use in our system. वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि जो दोनों पक्षों को हम 15-15 डेट्स में, और हिंदी में उसको तिथि बोलते हैं, तिथियों में डिवाइड करते हैं. और क्योंकि मून का साइज रोज चेंज होता है, मून का साइज वेरी करता है डेली का डेली. और जहां तक जब इसके शुभ और अशुभ होने की बात है तो कहा जाता है कि जब मून का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, मून का साइज जब आधा या
आधे से ज्यादा होता है तो हम मून को शुभ मानते हैं, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट मानते हैं। और जब मून का साइज आधे से कम होता है, then at that time moon is considered as a natural malefic planet. इसका अर्थ ये हुआ कि जब मून का साइज आधा है या आधे से ज्यादा है तो आपके लिए शुभ है, और अगर मून का साइज आधे से कम है तो वो आपके लिए अशुभ हो जाता है। और मून का साइज आधा या आधे से ज्यादा कब होगा? अगर आप इन दोनों पक्षों को देखें और उनकी जो हम 15-15 तिथियों में डिवाइड करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट मून इज मोर देन हाफ ऑफ द साइज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष टू 8th तिथि ऑफ कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मून का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, and that is the period when moon is supposed to be a natural benefic planet, and in the balance period moon is a natural malefic planet. और हम लोगों का एक माइंड सेट है, and I have seen even the traditional astrologers, आप किसी के पास जाइए वो कहेगा कृष्ण पक्ष चल रहा है, आप अच्छा काम मत करो, it's not a right time to do any auspicious work, या शुक्ल पक्ष चल रहा है आप कर लो, बहुत अच्छा समय है। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट यू फाइंड कि हाफ ऑफ द कृष्ण पक्ष इज गुड एंड हाफ ऑफ द शुक्ल पक्ष इज बैड। सो इट्स नॉट कि द एंटायर कृष्ण पक्ष इज बैड एंड द एंटायर शुक्ल पक्ष इज गुड। हाफ ऑफ द कृष्ण पक्ष इज गुड एंड हाफ ऑफ द शुक्ल पक्ष इज आल्सो बैड। इट्स नॉट ऑस्पिशियस, बट स्टिल जो बेसिक हमारा जो माइंड सेट है दैट कंटिन्यूज। And most of the people, and even I've seen the astrologers, they believe that Krishna Paksh is not good, and only you should do something good in Shukla Paksh. But that is not a right thing, क्योंकि शुक्ल पक्ष की जब शुरुआत होगी, that is not an auspicious time. 8 दिन जो शुरू की होंगी, that will not be auspicious. तो हमें ये ध्यान रखना है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया और बाकी समय में चंद्रमा को अशुभ माना गया। तो उसके हिसाब से we can decide in our horoscope कि whether moon is a benefic to you or moon is a malefic to you. Now the question comes because there is an exception. If there is a combination of moon and Mercury in your birth chart, we call it conjunction. When there is a conjunction of moon and Mercury in your birth chart, then what will happen? Conjunction का मतलब they are placed together. So if there is a conjunction of moon and Mercury in the birth chart, what will happen? देखिए, moon is the mother and Mercury is the son. So this is a combination of mother and the son. And as all of us know कि जब माँ और बेटे मिलते हैं आपस में, how they behave. You see the difference when father and the son meet as compared to when mother and the son meet. जब माँ और बेटे मिलते हैं तो सिर्फ प्यार के अलावा कुछ नहीं होता, प्यार ही उमड़ता है बस। And they don't talk about anything, they feel very comfortable. It's a wonderful environment for both of them. माँ कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है दोनों के लिए, एंड बोथ फील वेरी कंफर्टेबल। और इतनी खुशी मिलती है दोनों को वो प्यार देखकर कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। और वही चीज यहाँ पर है। ज्योतिष में भी एक योग है कि जिन व्यक्तियों के मून और मरकरी इकट्ठे होते हैं हॉरोस्कोप में, such people are very jovial in nature. आप उनके साथ ट्रेवल करिए, आपको जोक सुनाते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। So jovial in nature. और वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है आपके हॉरोस्कोप के लिए भी कि if there is a conjunction of moon and Mercury in the birth chart, both will act as a natural benefic planet. Both will act as a natural benefic planet, irrespective of the fact whether individually they may be malefic also.
अगर वो इंडिविजुअली एज मेलिफिक प्लैनेट है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन अभी डिस्कस की, बट जैसे ही दोनों इकट्ठा होंगे, both will start acting as a natural benefic planet. So this is an exception कि जो प्लैनेट शुभ और अशुभ की जो डेफिनेशन है, उसमें ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि जब there is an association of moon and mercury, they are together in your horoscope, then both start acting as a natural benefic planet. So now you know which planets are natural benefic, which planets are natural malefic in your birth chart. तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि जुपिटर वीनस हमेशा नेचुरल बेनिफिक ही रहेंगे, सन मार्स सैटर्न राहु एंड केतु हमेशा नेचुरल मेलिफिक ही रहेंगे, मरकरी का डिपेंड ऑन द एसोसिएशन इट गेट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, मून का शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ है और बाकी समय में अशुभ है, और अगर मून और मरकरी कंजंक्ट हैं आपके हॉरोस्कोप में, देन बोथ विल एक्ट एज नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स। तो इस तरह से हम आइडिया लगता है कि कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए मेलिफिक प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि नाउ वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट साइन, देन प्लैनेट, देन नक्षत्रास, देन बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दीस प्लैनेट्स मूव इन द जोडियक। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ दीस प्लैनेट्स इन द जोडियक? वो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, बिकॉज वी शुड नो which planet is in which sign at what date, any date. तो एक हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए about the movement of the planets in the zodiac. And what I will be talking about the daily average motion of each planet, कि एक दिन में जो इनका एवरेज मोशन होता है वो कितना होता है। तो we can start with the planet sun. Sun moves 1 degree per day. एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है। जोडियक में जो सन या सूर्य का मूवमेंट है, दैट इज 1 डिग्री पर डे। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट विल क्रॉस ए साइन इन 30 days और 31 days डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एक्चुअली। तो एक साइन क्रॉस करने में सन को कभी 30 दिन लगते हैं और कभी 31 डेज लगते हैं, क्योंकि मून का जो मूवमेंट, सन का जो मूवमेंट है, दैट इज 1 डिग्री पर डे। सो इट टेक्स अबाउट 30 to 31 days टू क्रॉस ए साइन। और जब साइन सन क्रॉस करता है तो वी इट्स अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी सेलिब्रेट दिस डे इन द फॉर्म ऑफ संक्रांति। संक्रांति मीन्स संक्रमण और द मूवमेंट. The planet is going to, sun is going to a new sign, so that is a cause of celebration for all of us. तो 12 संक्रांति होंगी क्योंकि 12 साइन में सन का मूवमेंट होगा, और जैसा मैंने कहा कि सन को मूव करने में, एक साइन मूव करने में करीब 1 महीने का समय लगता है। हमारी जो राशियां हैं, 12 राशियां होती हैं। हमारे जो साल है वो 12 महीने का होता है, इंग्लिश ईयर। तो सन का मूवमेंट इस तरह से है कि इट कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश कैलेंडर, इट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश कैलेंडर। और हम यूज द कैलेंडर बेस्ड ऑन द सोलर सिस्टम आल्सो। सोलर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन, कि जैसे ही सन एक 0 डिग्री ऑफ द जोडियक या एरीज साइन में एंटर करता है, that is the start of the year, वो हमारा साल का शुरुआत हो जाती है। और जैसे जैसे सन साइन चेंज करता है, वैसे वैसे एक नए महीने की शुरुआत होती है। और साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में सन जो है वो सारे साइन क्रॉस कर लेता है। और एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो सन एंटर करता है एरीज साइन में, वो कब करता है? 15th of the month, 15th of April, 15 अप्रैल को सन जो है वो मेष राशि में एंटर करता है। तो उस टाइम आप देखेंगे कि जो सोलर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है सिस्टम, उसमें नए साल की शुरुआत होती है। हर बार 15 अप्रैल को जो विक्रमी कैलेंडर का एक नया साल शुरू होता है, एंड दैट कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन अलोन।
कि जैसे जैसे नई राशि में एंटर करेगा वैसे वैसे हमारा एक नए महीने की शुरुआत होगी। 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली बिकॉज दिस कोइंसाइड्स विद आवर इंग्लिश कैलेंडर। तो इस तरह से सन का मूवमेंट है। और जैसे मैंने कहा कि 12 संक्रांति होती हैं और एक नॉर्मल आदमी के लिए मकर संक्रांति सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा हम लोगों ने शायद डिस्कस भी किया था इन द फर्स्ट लेक्चर कि भाई द मकर संक्रांति इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन अब जैसे आप लोगों को नॉलेज हो गई है, ज्ञान हो गया है, तो हर महीने में आप सोचिए एक संक्रांति आएगी। और संक्रांति के दिन जो लोग जानते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, और जो भी आप नॉर्मल आपका प्रोसीजर है पूजा पाठ करने का उसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे नए घर में एंटर करते हैं तो वी डू द हाउस वार्मिंग। In the similar way, when the sun enters a new sign, we celebrate, but not in the form of entertainment because sun is a spiritual planet. We celebrate in the form of puja पाठ। अभी आपने जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं, जैसे विक्रमी ईयर की शुरुआत वैशाख महीने से होती है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ऑल दोस थिंग्स। अभी आपने नक्षत्रों के नाम देखे थे, अभी आपने नक्षत्रों के नाम देखे थे, तो व्हाट डू यू फाइंड देयर कि जो महीनों के नाम हैं, हमारे हिंदी महीनों के नाम हैं, दे आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द नक्षत्र। जैसे हमने कहा आषाढ़ या वैशाख, विशाखा नक्षत्र, आश्विन नक्षत्र, कार्तिक नक्षत्र, तो पौष या मघा, ये सब हमारे जो है नक्षत्रों के नाम थे। और जो भी हिंदी महीनों के नाम हैं, they are based on the name of nakshatras. Somebody may question कि there are 27 nakshatras, there are 12 months, and why we have selected the 12 nakshatras, and how we have chosen these 12 out of 27 to name a particular month. Naturally, it can't be done at the whims and fancies of anybody. There has to be some reason for that. और जब आप lunar calendar study करेंगे, then you will find that it is such a wonderful calendar, such a scientific calendar कि I don't know how they have made this calendar, so beautiful calendar कि जब महीने की शुरुआत होती है तो वो ही नक्षत्र होता है जिसके ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। एंड हम जब स्टडी करेंगे then you will see we see lot of adjustment in this calendar, बहुत सारे एडजस्टमेंट हम करेंगे। और एडजस्टमेंट कहने के बाद भी सो साइंटिफिक, सो ब्यूटीफुल कैलेंडर कि जिसने भी बनाया होगा कि वी कम टू बैक टू द सेम नक्षत्र जिसके ऊपर इसका नाम बेस्ड है। तो विल सी वो कैसे करते हैं हम लोग, बट आई सॉ दैट यू ऑलरेडी सीन द नेम ऑफ नक्षत्रास, यू नो द नेम ऑफ हिंदी मंथ्स, सो समहाउ दिस टू आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये सन का मूवमेंट है 1 degree per day, 1 degree per day. So it takes about a month to cross a sign. 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, और ये हमारा जो कैलेंडर है, it coincides with the English calendar also. 365 days का होता है, वही हमारा सोलर कैलेंडर भी होता है। दूसरा, let's see the movement of moon. Moon is the fastest moving planet in the zodiac. Moon is the fastest moving planet in the zodiac. And it moves at a speed of 13 to 15 degree per day. एक दिन में जो है मून का मूवमेंट 13 से 15 डिग्री होता है जोडियक में। इसका अर्थ क्या हुआ? How much time it will take to cross a sign? जैसे हमने कहा कि sun takes about a month to cross a sign. But what about moon? How much time the moon will take to cross a sign? तो जैसा मैंने कहा कि the movement is 13 to 15 degree per day. So exactly it takes 2.25 days, सवा 2 दिन. It takes exactly 2.25 days to cross a sign. चंद्रमा की जो मूवमेंट है जोडियक में, it is in such a way that it takes 2.25 day to cross a sign. सवा 2 दिन में एक राशि को क्रॉस कर लेता है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। मून को
एक राशि क्रॉस करने में 2.25 दिन का टाइम लगता है। और हमने ये भी देखा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मून टेक्स 1 day to cross a nakshatra. Moon takes 1 day to cross a nakshatra. On each day, you will find the moon in a different nakshatra. एक नक्षत्र को क्रॉस करने में एक दिन का उसको समय लगेगा, क्योंकि राशि क्रॉस करने में वो 2.25 दिन का समय लगाता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एंड इफ यू सी इन दिस वे कि मून takes 1 day to cross a nakshatra, it means to cross the complete zodiac or to take a full circle of the zodiac or to move 360 degree of the zodiac. How much time it will take? It will take approximately 27 days. कि 27 दिन के बाद, जैसे सन तो एक साल के बाद आएगा उसी वापस साइन में, लेकिन मून जो है 27 days के बाद it comes back to the same sign after crossing 360 degree of the zodiac. Or exactly this time is 27.32 days, but approximately 27 days you can say, because there are 27 nakshatras and moon takes 1 day to cross a nakshatra. तो 2.25 दिन के बाद फिर ये एक राशि चेंज कर लेता है और हर दिन नक्षत्र चेंज करता है. This is about the movement of moon, and this is the fastest moving planet in the zodiac. Now we go to the Mars, Mangal. Mangal takes about, Mangal moves 30 to 45 minutes per day. 30 to 45 minutes per day. It means less than a degree, half degree or 3/4 of the degree. Moon moves 30 to 45 minutes per day. Sorry, Mars moves 30 to 45 minutes per day. So how much time it will take to cross a sign? It will take 1.5 to 2 months. It will take the period between 45 to 60 days to cross a sign. तो इसलिए मंगल को एक साइन क्रॉस करने में 45 to 60 days का टाइम लगता है. तो मार्स जो है इस स्पीड से मूव करता है कि 1.5 और 2 महीने के बीच में ये अपना नया साइन में पहुंच जाता है. Now let's talk about मरकरी. एंड मरकरी का जो मूवमेंट है that is 65 to 100 minutes per day. It's slightly more than a degree. 65 to 100 minutes per day. It means कि moon takes about a month to cross a sign. Sorry, Mercury takes about a month to cross a sign. कि जैसे सन हमने कहा कि एक महीने में एक साइन क्रॉस करता है, उसी तरह से मरकरी का मूवमेंट भी 65 to 100 minutes per day है. So it takes slightly more time to, slightly more than a month to cross a sign. और जो हमारा जोडियक के में प्लैनेट का मूवमेंट होता है, उसमें जो सन और मरकरी का जो मूवमेंट है वो इस तरह से है कि दोनों के बीच में at any time the maximum distance cannot be more than 29 degrees. The distance between these two planets, Sun and Mercury, at any point of the time cannot be more than 29 degree. कभी भी किसी भी टाइम पर जो इन दो प्लैनेट का मूवमेंट है सन और मरकरी का, वो इस तरह से है कि इन दो प्लैनेट के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कैन नॉट बी मोर देन 29 डिग्री एट एनी टाइम. तो इसका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है. इट कांट मूव अवे देन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और जब मैंने कहा कि सन और मरकरी के बीच में maximum distance can be 29 degree. What does it mean? It means कि आपके हॉरोस्कोप में जिस हाउस में, जिस साइन में सन प्लेस्ड है, या तो मरकरी उसी साइन में या हाउस में होगा, या ज्यादा से ज्यादा एक हाउस का डिफरेंस इन दोनों के बीच में हो सकता है. अगर एक हाउस से ज्यादा का डिफरेंस है, it means your horoscope is not correct. So let us just can show you also.
यहां पर देखिए कि ये दिस इज द बर्थ चार्ट। यहाँ पर सन इज प्लेस्ड हियर, you are able to see sun is placed in sign number 3 and Mercury is also here. Mercury is also here, and Mercury can be either in this house or in this house or in this house. It can't be at any other house. अगर ऐसा है then your horoscope is not correct. So the maximum distance between Sun and Mercury in the horoscope can be only of one house. अगर यहाँ इकट्ठे हैं या तो इकट्ठे होंगे या इधर होगा या इधर होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम वीनस को कंसिडर करें, शुक्र को कंसिडर करें, तो वीनस मूव्स एट द रेट ऑफ 62 to 82 minutes per 82 seconds per day. Venus moves at the rate of 62 to 82 minutes per day. Again, it's slightly more than a degree. और जैसा सन और मरकरी के बीच में एक घर से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता, उसी तरह से सन और वीनस के बीच में the distance at any time cannot exceed 47 degree. सन और वीनस के बीच में किसी भी मूवमेंट पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इट कैन नॉट बी मोर देन 47 डिग्री। सन और मरकरी का जैसे मैंने कहा कि 27 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम, इसी तरह से सन और वीनस के बीच में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस कैन नॉट बी मोर देन 47 डिग्री। और जब हम 47 डिग्री की बात करते हैं, इट मीन्स in the birth chart, in the horoscope, there can be a difference of only 2 houses, sun और Venus के बीच में। अगर 2 हाउस से ज्यादा का डिफरेंस है, it means your horoscope is not correct. जैसे यहाँ पर आपने देखा कि सन का प्लेसमेंट इस हाउस में है, इस साइन में है फॉर द टाइम बीइंग, तो इस साइन में या तो वीनस इसी साइन में होगा या इस साइन में हो सकता है या इस साइन में हो सकता है। 2 हाउसेस का डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से वीनस या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर हो सकता है। इससे ज्यादा का अगर डिस्टेंस है सन और वीनस के बीच में, इट मींस योर हॉरोस्कोप इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीनस का प्लेसमेंट यहाँ पर है, द डिफरेंस ऑफ 2 हाउसेस, सो दैट इज ओके। अगर इससे ज्यादा होता देन इट वाज नॉट करेक्ट। तो सन और मरकरी के बीच में at any point of time the maximum distance can be of 1 house, and between sun and Venus at any point of time the distance cannot be more than 2 houses. उसके बाद let's talk about Jupiter. Now we come to the slow moving planets. अभी तक हमने जो बात की they are fast moving planets. Now we talk of slow moving planets. और slow moving planet में जो Jupiter है, it moves at the rate of 5 to 15 minutes per day. It moves at the average speed of 5 to 15 minutes per day. What does it mean? It means that Jupiter takes 1 complete year to cross a sign. Jupiter takes 1 complete year to cross a sign. एक राशि में 1 साल तक रहता है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल जो जुपिटर का मूवमेंट हुआ था फ्रॉम 9th साइन टू 10th साइन, दैट वाज टुवर्ड द एंड ऑफ मार्च, और ये पूरे साल अगले मार्च तक इसी साइन में रहेगा। अभी रेट्रोग्रेड होकर भले ही वो 9th साइन में आ गया हो, लेकिन अगेन इट विल गो बैक इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इट विल रिमेन इन दिस साइन टिल नेक्स्ट मार्च। तो एक साइन में 1 साल तक जुपिटर जो है एक राशि में 1 साल तक रहता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जोडियक क्रॉस करने में जुपिटर विल टेक हाउ मच टाइम? 12 years. Jupiter will take 12 years while crossing the entire zodiac. 12 साइन क्रॉस करने में जुपिटर को 12 साल का समय लगेगा, और 12 साल के बाद it will come back to the same राशि। जैसे आजकल is moving in the
Capricorn sign, it means after 12 years it will again come back to Capricorn sign. तो जुपिटर का मूवमेंट इस तरह से है कि एक साइन क्रॉस करने में 1 साल और पूरा जोडियक क्रॉस करने में it takes 12 years. And now let's talk about Saturn also. Saturn is the slowest moving planet, जिसकी स्पीड सबसे कम होती है, and that's why it's a cause of delay also. ये सब काम धीरे धीरे करता है. It's a very very slow moving planet, and it moves at a average speed of 2 minutes per day. Average speed of 2 minutes per day. What does it mean? कि Saturn takes 2.5 years to cross a sign. Saturn takes 2.5 years to cross a sign. 2.5 साल तक एक राशि में रहता है. जैसे कि अभी 24th जनवरी को 2020 को Saturn moved to the Capricorn sign, and it will remain in this sign for 2.5 years starting from 24th of January. तो एक राशि में 2.5 साल, और जब एक राशि में 2.5 साल रहेगा तो पूरा जोडियक क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 30 years. After 30 years it comes back to the same sign. So we have to wait for 30 years, क्योंकि एक राशि में 2.5 साल, और 2.5 साल के बाद जो है फिर वो दूसरी राशि क्रॉस करता है, और पूरा जोडियक क्रॉस करने में इसको 30 साल का समय लगता है. आप लोग सुना होगा, we will discuss, but 7.5 वगैरह की बात सुनी होगी. तो 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल का शनि का मूवमेंट, और क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहता है तो इसका मतलब वी आर कंसिडरिंग द मूवमेंट ऑफ सैटर्न इन द 3 साइंस, तो उसको हम 7.5 बोलते हैं. तो एक राशि में 2.5 साल और जोडियक क्रॉस करने में 30 years. Now let's talk about राहु एंड केतु. राहु एंड केतु के बारे में पहली चीज तो यह है कि दे आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर. उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that is always 180 degree. They are 180 degree apart, just opposite to each other. और आपने सुना भी होगा, कभी कभी हम कहते हैं कि राहु केतु इकट्ठे कैसे आ गए, दो अपोजिट नेचर के लोग इकट्ठे कैसे हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जो राहु केतु का जो डिस्टेंस है, it is always 180 degree. These two planets, they are always opposite to each other. पहली चीज. Secondly, they always move in the retrograde motion. बाकी जो प्लैनेट है वो कभी कभी वक्री होते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं, लेकिन राहु केतु दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड. वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं. उल्टी डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आज लेट अस से राहु इज इन अ पर्टिकुलर साइन, साइन नंबर 3, और जब इसका मूवमेंट होगा इट विल नॉट गो टू साइन नंबर 4, इट विल गो बैक टू साइन नंबर 2. इसका मतलब वो उनका रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है इन दोनों प्लैनेट्स का. हमेशा जो है आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के हमेशा जो है वक्री रहते हैं, या इनका जो मोशन होता है वो हमेशा रेट्रोग्रेड होता है. बाकी प्लैनेट आप देखेंगे सन मून को छोड़कर, सन मून कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, लेकिन जो बाकी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं कभी कभी, लेकिन राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 180 डिग्री ही होता है. इसके अलावा जहां तक इनके मूवमेंट का सवाल है, दे मूव एट द स्पीड ऑफ 3 minutes per day. दे मूव एट द स्पीड ऑफ 3 minutes per day. जैसे कि आपने देखा शनि मूव्स 2 minutes per day, बट राहु केतु दे मूव 3 minutes per day. 3 minutes per day means they take 1.5 years to cross a sign. इनको एक साइन मूव करने में 1.5 साल का समय लगता है, 1.5 year. और 1.5 साल के बाद ये अपना राशि को चेंज करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि राशि जो है हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चेंज करेंगे. जैसे आज 3 में है तो कल राशि नंबर 2 में जाएंगे. तो एक राशि क्रॉस करने में इट टेक्स 1.5 year. और अगर हम जोडियक की बात करें तो पूरे जोडियक को क्रॉस करने में it takes 18 years. After 18 years
they come back to the same sign. तो ये हर प्लैनेट का मूवमेंट है. सन जैसे कहा आपने कि 1 महीने का समय लगता है. मून को एक राशि क्रॉस करने में 2.25 दिन का समय लगता है. मार्स को एक राशि क्रॉस करने में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है. मरकरी को एक राशि क्रॉस करने में करीब 1 महीने का समय लगता है. वीनस को एक राशि क्रॉस करने में 1 महीने का समय लगता है. जुपिटर को एक राशि क्रॉस करने में 1 साल का समय लगता है. शनि को एक राशि क्रॉस करने में 2.5 साल का समय लगता है. और राहु केतु को एक राशि क्रॉस करने में 1.5 साल का 1.5 ईयर का टाइम लगता है. तो दिस इज द वे हाउ दिस प्लैनेट्स मूव. तो हमने क्या किया अभी तक? वी टॉक्ड अबाउट राशिस, we talked about nakshatras, we talked about planets also, then we talked about the movement of all the planets in the zodiac. And since we have been talking all the time about the houses also, so you should understand what is a house in the horoscope. हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे कि जो horoscope में houses होते हैं वो क्या हैं. और जहाँ तक houses का सवाल है, first, let us concentrate from where it starts. What is the first house? अभी हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात की थी कि zodiac is moving on its own axis from east to west. Zodiac is moving on its own axis from east to west, and it takes 24 hours to complete one rotation. It takes 24 hours to complete one rotation. तो 24 घंटे में 12 राशियां होती हैं जो इसमें जोडियक में. 24 घंटे में 12 राशियां क्रॉस करना. इट मीन्स कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी एक जोडियक के पॉइंट को देखें, तो व्हाट यू विल फाइंड देयर, बिकॉज जोडियक इज मूविंग एंड यू फाइंड दैट after approximately every 2 hours, a new sign of the zodiac will appear in that direction. क्योंकि 12 राशियां हैं और 24 घंटे में पूरा एक राउंड होता है जोडियक का. तो अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें जोडियक के, what you find that after approximately every 2 hours, a new sign of zodiac will appear in that particular direction. Right? तो हम क्या करते हैं कि जिस समय का आपको हॉरोस्कोप बनाना होता है, या अगर बर्थ का बना रहे हैं तो बर्थ के टाइम, या एनी टाइम फॉर विच यू वांट टू कास्ट द हॉरोस्कोप, so what you have to see, what you have to do is you have to find out which sign and which degree of that sign is rising in the eastern horizon. Eastern horizon में उस टाइम जोडियक का कौन सा साइन अपीयर हो रहा है, कौन सी डिग्री अपीयर हो रही है, that point is known as the first house of the horoscope, or we call it the ascendant also, we call it the lagna in Hindi. इसका अर्थ यह है कि बर्थ के टाइम या जिस टाइम का आपको हॉरोस्कोप बनाना है, उस टाइम अगर हम ईस्टर्न होराइजन की तरफ देखें, तो ईस्टर्न होराइजन में जो भी जोडियक का पॉइंट राइज कर रहा है उस टाइम, जो आपको अपीयर हो रहा है, दैट पॉइंट ऑफ द जोडियक बिकम्स द फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप. वो हमारा फर्स्ट हाउस बन जाता है और उसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं या लग्न भी बोलते हैं. जैसे ये जो हम लोगों ने अभी हॉरोस्कोप देखा था यहाँ पर, this was the horoscope and you find ये हमारा चार्ट है और ये चार्ट का डिफरेंट फॉर्मेट होता है. नॉर्थ इंडिया में अलग होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है, बंगाल में अलग होता है, बिहार में अलग होता है, उड़ीसा में अलग होता है, और वेस्टर्न स्टाइल में ये अलग फॉर्मेट होता है. बट the basic thing that the information contained in all the format will remain the same. There will be no change in the information. It's only the way of how we present the data.
तो हम डाटा को हम किसी भी तरह से प्रेजेंट करें, बट जो इंफॉर्मेशन है हमारी वही रहेगी। हमें 12 राशियों से मतलब है, 12 हाउसेस से मतलब है, और हमें ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट बर्थ के टाइम किस राशि में प्लेस्ड है, कितने डिग्री पर प्लेस्ड है। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू पुट इन द हॉरोस्कोप, whatever may be the format, whether it's North Indian or South Indian or Bengal or Odisha or Bihar or Western style, the information will remain the same. तो यहाँ पर ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, दिस इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल, और नॉर्थ इंडिया में या तो हम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट को यूज करते हैं या स्क्वायर फॉर्मेट को यूज करते हैं, और इसको हम 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो 12 हिस्से हैं, और यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ये राशियों के नंबर लिखे हुए हैं, और जो प्लैनेट लिखे हुए हैं वो ये बताते हैं कि ये प्लैनेट बर्थ के टाइम इन राशियों में थे। तो यहाँ जो इस सिस्टम में, नॉर्थ इंडियन सिस्टम में हाउसेस को फिक्स कर दिया कि जो हाउसेस की पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड इन द नॉर्थ इंडियन सिस्टम। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है ऑफ द बर्थ चार्ट, दिस फर्स्ट वन, दिस इज नोन एज द फर्स्ट हाउस, दिस इज नोन एज द ascendant, दिस इज नोन एज द लग्ना। तो मैंने कहा कि जो बर्थ के टाइम जो भी जोडियक का साइन राइज कर रहा है इन द ईस्टर्न होराइजन, दैट बिकम्स द फर्स्ट हाउस, दैट बिकम्स द ascendant। तो यहाँ पर जिस टाइम का ये हॉरोस्कोप बना हुआ है उसमें द वर्गो साइन इज अपीयरिंग इन द ईस्टर्न होराइजन। तो जो भी साइन ईस्टर्न होराइजन में अपीयर होता है जिस टाइम का हम हॉरोस्कोप बनाने जा रहे हैं, तो उस साइन को हम यहाँ लिख देते हैं उस नंबर को, दैट बिकम्स द फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। और बाकी के जो साइन है उसी सीक्वेंस में हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से लिखते हैं। तो ये 6 है, 7 8 9 10 11 12 लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, this becomes the second house. जो next number है that is the second house. The next number is the third house. This is the fourth house. This is the fifth house. This is the sixth house. This is the seventh house, eighth house, ninth house, 10th house, 11th house and 12th house. 12th house. तो ये 12 जो houses हैं इनको हम भाव भी बोलते हैं, और ये हमारी 12 राशियां हैं। और इस सिस्टम में जो हमारा नॉर्थ इंडियन सिस्टम है इसमें हमने हाउसेस को फिक्स कर दिया। हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा हाउस कहाँ पर है। हमेशा जब हमारा 10th हाउस अगर हम बात करेंगे तो वी ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन दिस बिकॉज दिस इज द 10th हाउस। अगर हम 5th हाउस की बात करेंगे तो आवर माइंड विल गो टू दिस पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप, दिस इज द 5th हाउस, दिस इज द 7th हाउस। तो हाउसेस हैव बीन फिक्स्ड। Houses are not changeable. Changeable is what? The signs. यहाँ पर जैसे 6 नंबर साइन राइज कर रहा था ascendant तो हमने 6 लिख दिया। अगर 4 होता तो 4 लिखते, फिर यहाँ 5 लिखते, 6 लिखते। तो the signs will keep on changing in the North Indian system, but the houses will remain fixed. There is no change in the houses. तो हमने जो है यहाँ पर houses को fixed कर लिया नॉर्थ इंडियन सिस्टम में, सिर्फ जो है वो साइन चेंज होते रहते हैं। तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ अस बिकॉज अदरवाइज अगर आप साउथ इंडियन सिस्टम देखें तो वह हाउसेस वेरी करते हैं, साइन फिक्स्ड होते हैं। तो काफी एक प्रॉब्लम होती है कि कौन सा हाउस कहाँ पर है, बट यहाँ पर क्योंकि हाउसेस फिक्स्ड हैं तो इसलिए उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इट्स अगेन अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू आर यूज्ड टू व्हिच सिस्टम एक्चुअली। तो हम लोगों के लिए हमारा नॉर्थ इंडियन सिस्टम काफी आपको कन्वीनियंट लगता है क्योंकि यहाँ पर हाउसेस फिक्स्ड हैं। तो व्हाट यू आर सीइंग कि इस हॉरोस्कोप में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइक दिस। तो देयर आर 12 हाउसेस जिसको हम कहते हैं 12 भाव आपके बर्थ चार्ट के। तो हर हाउस आपके कुछ लाइफ के एस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है। We consider certain aspect of life from each house. और आप कहेंगे कि ये कैसे डिसाइड हुआ?
कौन सा हाउस will cover what aspects of the life, which aspect of the life. तो ये बहुत ही एक सिंपल चीज है, और जैसे मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज सच ए सिंपल थिंग कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन सच ए इट्स ओनली प्रूडेंस, इट्स ए कॉमन सेंस दैट अप्लाइज. अगर आप याद करना शुरू कर दें कि इस हाउस के क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, किन किन एस्पेक्ट को कवर करता है, फिर आपको याद भी नहीं होगा और ना ही कभी आप समझ पाएंगे. तो इसलिए अगर बेसिक कंसेप्ट जब एक बार क्लियर हो जाता है इस ज्ञान में, देन इट बिकम्स वेरी सिंपल टू ऑल ऑफ अस. इट इज जस्ट अप्लाइंग कॉमन सेंस. तो ये जो भी हमारे 12 हाउसेस हैं, वी विल सी नेक्स्ट टाइम दैट दे आर बेसिकली आवर लाइफ साइकिल. हमारी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है. तो हमने जो डिवीजन किया इन हाउसेस का, ये बिल्कुल जैसे हमारी लाइफ एक क्रम में चलती है, एक सीरियल वाइज चलती है. हम बच्चे होते हैं, फिर हमें मीन्स ऑफ सस्टेनेंस चाहिए, फिर हमें काम करना है, फिर घर का सुख है, फिर हम कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, वी फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, देन वी गो टू द सेंसुअल प्लेजर्स. तो वही चीजें बिल्कुल उसी क्रम में इन हाउसेस में रिपीट की हुई है. तो एक बार जब आपको that life cycle is known, or the serial of the various aspect of the life cycle is known, then it becomes very simple. Anybody can find out what to see from which house. It is so simple, but we have to understand what are these 12 life cycle, part of the life cycle, क्या क्या चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन एक्जेक्टली उसी सीरीज में, उसी सीरियल में होता है जो हमारी लाइफ में चीजें आती हैं. जब हम पैदा होने से लेकर मरने तक का ये आपका एक लेखा जोखा है, और सारे हाउसेस जो है उसी सीरियल वाइज हमारे जो लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं. तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम कि हर हाउस के क्या क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से लाइफ के एस्पेक्ट हम हर हाउस से एग्जामिन करते हैं. उसको हम हिंदी में कारकत्व भी बोलते हैं कि हर हाउस के या भाव के क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, what aspect each house will cover. So all those things we see the next time जब हम लोग उसका डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे हाउसेस के बारे में. तो I think I should stop now, and now it's your turn. आप जो भी आपको डाउट, क्लैरिफिकेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका है, तो you're most welcome. Yes, sir, what is the difference between Janma Rashi and Lagna Rashi? What I understand. Hello. Just now what I understand. Yeah. What I understand कि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है, that is जन्म राशि. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है. फॉर लग्न राशि is concerned, लग्न राशि जो आपने देखा फर्स्ट हाउस का, अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसको हम लग्न भी बोलते हैं, असेंडेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं. तो द साइन राइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन, साइन ऑफ द जोडियक राइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट बिकम्स योर लग्ना, दैट इज द असेंडेंट और द फर्स्ट हाउस. बट जरूरी नहीं है कि वहां मून प्लेस्ड हो, लेकिन जिस हाउस में, जिस साइन में मून प्लेस्ड होगा वो आपकी जन्म राशि होगी. आपने बिल्कुल ठीक कहा. Any other question? Yesterday you told sun is a soul of the body. Correct. और आज आप बोल रहे हैं कि सन इज ए अशुभ प्लेनेट है. अशुभ का और शुभ का उससे मतलब नहीं है कुछ भी. अशुभ और शुभ इज द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट. ओके. एस्ट्रोलॉजी में जो मतलब हमने ये नहीं कहा कि अच्छा या खराब है. बेसिक नेचर वाइज जो एक व्यक्ति होता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा नेचर है, कभी किसी को परेशान नहीं करता, एक तो उस टाइप का हो गया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा या बुरा होगा या स्टेटस कम या ज्यादा होगा. उसका नेचर है, आपकी एक बेसिक नेचर बन जाती है कि एक तो होता है कि बड़ा अच्छा करना, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, और एक होता है कि कुछ ना कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना. But sir, how we have related malefic and benefic to the planets? मतलब
This is by the nature. This is because of their observation, what they have done actually. They have seen the result of these planets. जो भी हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने भी ये ज्ञान को बनाया, they have observed कि which planet is malefic in nature, which planet is benefic in nature. So depending on that, they have classified. Okay. जैसा भी Most of the एनर्जी planets देते are malefic, it हैं, seems. लाइफ सपोर्ट करता है, फिर भी हम उसको मेलेफिक क्यों कहते हैं? ऋषियों में Malefic नहीं है. What I am saying, natural malefic and benefic. नेचुरल मेलेफिक. It's not a functional benefic or malefic. नहीं, व्हाट आई मीन टू से, नेचर देखिए, हर व्यक्ति का कुछ नेचर होता है अपना अपना. तो दिस इज बाय नेचर. एनर्जी का प्लैनेट है, एवरीथिंग इज ओके, बट बेसिक नेचर इज कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का. इसमें क्या हो गया? किसी का भी नेचर हो सकता है, कैसा भी. ओके ओके. ऐसे भी हो सकता है. फर्क हो जाएगा Pardon? Yeah. अगर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और उसके ऊपर एस्पेक्ट हमारा बेनिफिट प्लैनेट का है, तो वो उसमें फायदा पॉजिटिव. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो नेचुरल मैलिफिक बेनिफिक है, ये आपके हॉरोस्कोप में ये नहीं बताते कि उनके रिजल्ट कैसे होंगे. जो आप बात कर रहे हैं कि अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो दिस प्लैनेट बिकम्स द फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट. It starts giving good result. ओके सर. Yeah. थैंक यू. Is it possible that the first house, uncle, is empty? Like if you see the chart, the first house doesn't have any number in it? No, it has to be. देखिए, zodiac is complete 12 signs. So there has to be one particular sign rising in the eastern horizon. Got it. Okay. Yeah, there has to be out of 1 to 12. But it might not have a planet situated there. There's a Rashi planet- number, but we haven't got it. Okay. Planet may or may not be there, Okay, but understood. there has to be one sign, and that is the starting point. Got it. Got it. Thank you. Yeah. हाँ, शोभा जी आप. बस वो लगना और साइंस में ही थोड़ा कंफ्यूजन था, इस क्लास में क्लियर हो गया. जी. Conjunction words means sitting together. हाँ, they are together. They're very near to each other. Near or sitting together, basically in the same sign, देखिए, or it could be. देखिए, एक हाउस 30 डिग्री का होता है. तो one planet may be at 0 degree and another may be at 30 degree. 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया. और जब 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, they're wide apart. They're just like a different house. So naturally they will not influence each other. Okay. और अलग-अलग हाउस में बैठकर भी they may be together degree wise. Ultimately we are concerned the position degree wise. मान लीजिए एक हाउस में 29 डिग्री पर बैठा हुआ है और दूसरे हाउस में दूसरा प्लैनेट 4 डिग्री पर बैठा हुआ है. तो हम तो यही कहेंगे जोडियक में कंजंक्ट है, वो बिल्कुल पास है. Okay. They will influence each other. There's one more question, uncle, that you had mentioned that we are not concerned as much with Uranus and Pluto as we think about the planets. Yeah. But when we look at the charts, they seem to be situated in some of the houses. Correct. Their position is indicated in most of the chart actually, but because they're very, very slow moving. So in Vedic astrology, we don't consider their results actually. The results are very, very slow moving planet. जैसे आपने कहा कि ये सर्टेन 2.5 साल में मूव करता है एक साइन में, तो वो प्लैनेट ऐसे हैं जो 20-20 साल में एक साइन को क्रॉस करते हैं. तो इसका जो हमारी इमीडिएट लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई इन वैदिक वी डोंट कंसीडर देम एक्चुअली. और इवन दैट यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, other people they consider, but you might have seen few years back they removed Pluto from the definition of planet. It was considered as a dwarf planet. तो हम लोग शुरू से ही कंसिडर नहीं करते उसको, जो तीनों को. ठीक, थैंक यू. No other question?
चलिए, thank you so much Okay, thank you. and Okay, thank good you very night. much. Thank Pardon? you, sir. Thank you, sir. Thank Okay. you. Uncle. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. so Good much. night. Thank you so much.